आज बच्चों हम सीखने जा रहे हैं सेकंड लेक्चर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड फॉर क्लास 10th। एक चीज इसमें जरूर ध्यान रखना, ज्यादातर बच्चों ने इसको सीख रखा होगा, पढ़ रखा होगा, मगर इसको जिस तरीके से आज मैं सिखाने वाला हूं, जिस तरह से पढ़ाने वाला हूं, आपको एकदम नया लगेगा ये कि यार यह चीजें तो हमें जानकारी नहीं थी। कितना इजी था ये, समझ में यदि आ जाता तो बच्चे इसको रट रहे होते हैं, डर रहे होते हैं। इससे बिल्कुल नहीं डरोगे, बस जैसे मैं दिखाऊंगा उस तरह देखोगे, उस तरह सीखोगे। कोई भी बच्चा बीच में स्किप करने से बचना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आज इसमें आने वाली हैं। तो इसलिए एक बार फर्दर रिमाइंड करा रहा हूं, इसको छोड़कर नहीं जाओ बीच में, फिर देखो कैसे समझ में आता है ये चैप्टर। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को, अच्छी बात। जिन्होंने नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को भी बता दें। चलो अब सीधे हम आते हैं कि हमारा जो कार्बन होता है, कहते हैं तो वर्सटाइल होता है, बहुत ज्यादा इसकी यूजेज होते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्या है इस कार्बन के अंदर? तो कार्बन के अंदर क्या है, उस चीज को सिखाने के लिए सबसे पहला वर्ड आपको जानना पड़ेगा, कैटिनेशन। कि व्हाट इज द कैटिनेशन? कैटिनेशन का एक सिंपल सा अगर मैं मीनिंग बता दूं तो कैटिनेशन का मतलब होता है एक ही एलिमेंट का अपने ही जैसे एलिमेंट के साथ में क्या करना, कंबाइन होना। एग्जाम्पल तौर पर जैसे कार्बन होता है, तो कार्बन अकेला आपको नहीं मिलेगा, ये किसी ना किसी के साथ कंबाइन फॉर्म में होता है। जरूरी नहीं है कि किसी दूसरे एलिमेंट के साथ ये कंबाइन फॉर्म में मिलेगा आपको, लाइक जैसे कि CH4। अब यहां पर तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन है। जब कार्बन कार्बन के साथ कंबाइन हो जाए तब देखो क्या होता है, जैसे कि सी 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 सी। मैं सिर्फ ये कुछ बनाकर दिखा रहा हूं, अभी इस चक्कर में नहीं पड़ना कि सर ये क्या आप हाइड्रोजन ऊपर नीचे कैसे बनाकर दिखा रहे हैं। ये सारी चीज इसके अंदर समझ में आने वाली है आप लोगों के कि यह क्यों किया जा रहा है। इसलिए कह रहा हूं मैं कि लेक्चर को बीच में स्किप मत करना, बहुत बार नहीं तो नुकसान होगा आपका। तो यहां हम देख रहे हैं एक कार्बन दूसरे के साथ है, दूसरा तीसरे के, तीसरा चौथे के कार्बन। जब ये कार्बन आपस में लिंकेज बनाते हैं, आपस में एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो यही जो फिनोमिना, ये जो प्रॉपर्टी होती है, दिस प्रॉपर्टी इज डिफाइंड एज कैटिनेशन। अब चीज आती है कि सर क्या कैटिनेशन अकेला कार्बन शो करता है? क्या अदर एलिमेंट्स कैटिनेशन शो नहीं कर सकते क्या? हाँ कर सकते हैं अदर भी, बट उनके जो बॉन्ड्स होते हैं आपस में बनाए, वो इतने स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं हो पाते जितने कि हमारे कार्बन का बॉन्ड हो जाता है। तो इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में जो होता है, ये कहीं ज्यादा स्टेबल, कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। यही रीजन है, यही कारण होता है कि कार्बन हमारा पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे बेस्ट कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। और जब ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है तो इसी की वजह से ये बहुत डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। और इसीलिए हम बोलते हैं कि कार्बन इज द मोस्ट वर्सटाइल, मोस्ट यूजफुल एलिमेंट इन द वर्ल्ड। सब जगह कार्बन का यूज होता है। लकड़ी में कार्बन है, पेट्रोलियम में कार्बन है, हमारी बॉडी में कार्बन है, जो फूड्स हम खाते हैं उसमें कार्बन है। बहुत मतलब एक वाइड वैरायटी है कार्बन के पास में। तो देखो कि कैटिनेशन इज प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एलिमेंट बाय विच कार्बन एटम कैन लिंक वन अनदर विथ कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड्स के साथ ये कार्बन एक दूसरे के साथ क्या कर देते हैं, ज्वाइंट हो जाते हैं, एंड कैन फॉर्म लॉन्ग चेन्स। ये चेन क्या होती है सर, ये अलग अलग कंपाउंड क्या हो रहे हैं, ये सारे इसी में आगे आने वाले हैं, समझाता हुआ जाऊंगा उसको। क्लोज रिंग भी बना सकते हैं एंड ब्रांच्ड चेन भी बना सकते हैं। इसका एक बहुत छोटा सा मैं आप लोगों को एग्जांपल देकर बताता हूं कि ये चेन, ब्रांच्ड, रिंग, ये क्या तमाशेबाजी हो रही है। तो जैसे कि यहां पे मैं एक कंपाउंड लिख रहा हूं, अब ये कंपाउंड ऐसे कैसे लिख दिया सर, ये सारी चीजें मैं फिर कह रहा हूं आने वाले इसी लेक्चर के अंदर, इसी चैप्टर के अंदर, अगले लेक्चर में पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा इन चीजों को, क्योंकि असली यूज वही है इनका। यह एक हमारी इस तरह की चेन है। कितने कार्बन है, 1 2 3 एंड 4। अब कोई बच्चा कहता है सर क्या हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते क्या, CH3 CH2 CH2 एंड CH3। क्या देखो ये दूसरा कंपाउंड बनकर तैयार हो गया। तो आंसर इज नो, ये एक ही कंपाउंड है, क्योंकि लास्ट में जो लगा हुआ हमारा
ये है, ये सेम यही चीज थी, कोई अलग नहीं थी। तो फिर सर क्या होगा दूसरा, देखो ढंग से, CH3 CH CH3 एंड CH3। अब देखो इसमें 1 2 3 4 इसकी बराबर ही कार्बन एटम है, बट या तो इसको ब्रांच बोलोगे और या इसको ब्रांच बोलोगे, एक को ब्रांच बोलना पड़ेगा। क्यों बोलेंगे, फर्दर डिमांड करा रहा हूं, इसी लेक्चर में आगे समझाया जाएगा कि क्यों ये ब्रांच कही जाती है। अब ये कंपाउंड और ये कंपाउंड, इनके जो फार्मूलाज हैं, ये स्ट्रक्चर जिसको बोला जाए, वो सेम नहीं है। केमिकल फार्मूला तो तुम्हें सेम नजर आएगा देखने में, मगर स्ट्रक्चर सेम नहीं है। केमिकल फार्मूला इसका होता है C4H10। कैसा होता है सर, ये क्यों होता है, सब आने वाला है आगे। तो मेन चीज ये समझ में आई कि कैटिनेशन में कैसे अलग अलग टाइप से प्रोडक्ट बन जाते हैं। फिर कहानी आती है टेट्रावैलेंसी। क्या चीज, टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब होता है 4 वैलेंसी। कि सर ये 4 वैलेंसी क्या वाला है, थोड़ा सा एक बार ढंग से समझा दो। तो देखो ये टेट्रावैलेंसी क्या वाला है, जैसे ये कार्बन है, इस कार्बन के कितने बॉन्ड्स बनाता है, ये 4 नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, 4। तो ये 4 और किसी के साथ में कंबाइन करता है। कह देता है अगर हाइड्रोजन ही हाथ लग गया कि यार भाई हाइड्रोजन आ जाओ हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन मेरा, और आराम से दोनों लोग मिलकर बॉन्ड बनाएंगे। तो ये देखो इसने ये बॉन्ड बना लिया, इधर ये बॉन्ड बना लिया, यह बॉन्ड बना लिया और यह बॉन्ड भी बना लिया। ये जो बॉन्ड बने हैं कोवैलेंट बॉन्ड हैं, और इन बॉन्ड के ही काउंटिंग को क्या नाम देते हैं हम, वैलेंसी। क्या नाम देते हैं, वैलेंसी। तो कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। तो इसकी कितनी वैलेंसी हुई, टेट्रा। कितनी, टेट्रा वैलेंसी। तो समझ में आ गई कि टेट्रा वैलेंसी क्यों शो करता है ये। Carbon has 4 valence electron in its valence shell, therefore it shows tetravalency. It is capable of bonding with 4 other atoms of carbon, atom of same या other monovalent element। या तो ये दूसरे कार्बन के साथ भी कंबाइन हो सकता है सिंगल सिंगल बॉन्ड के थ्रू, या किसी अदर एलिमेंट के साथ भी, जैसे CH4 मैंने बनाकर दिखाया था। बहरहाल यह 4 हमारे कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से हम इसको टेट्रावैलेंट एलिमेंट बोलते हैं। अब कहानी आई कि सर ये कैटिनेशन, ये टेट्रावैलेंसी, इसका क्या लेना देना इसके वर्सेटाइल होने से। तो इसका यह लेना देना है क्योंकि ये एक वैरायटी और नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनाकर तैयार कर देता है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट। बाद में सीखोगे जब पॉलीमर पढ़ाया जाएगा आप लोगों को नेक्स्ट क्लासेस में, मतलब कोई लिमिट नहीं होती है इसके प्रोडक्ट बनाने की। इस वजह से हम इसको कहते हैं कि इन 2 प्रॉपर्टी की वजह से ही ये वर्सेटाइल होता है। अब आते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। क्या चीज, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अब देखो यह जो केस बनकर खड़ा हो गया एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, यह कैटिनेशन की वजह से ही बनकर खड़ा हुआ है, अदरवाइज एलोट्रॉप एग्जिस्ट नहीं करते। फिर अगर ये हमारा कैटिनेशन शो ना करे तो क्या होते हैं एलोट्रॉप, पहले इस बात को सीखते हैं। देखो जो नंबर ऑफ एलिमेंट है कार्बन ही रहेगा उनमें, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या सर एलोट्रॉप क्या चीज है ये, जो हमारा कार्बन है उसका जो स्ट्रक्चरल डिजाइन होगा वो कहां कहां एग्जिस्ट हो रहे हैं, किस तरीके से एक दूसरे के साथ लिंक हो रहे हैं, उसके बेस पर जो नए नए कंपाउंड बनकर तैयार हो जाते हैं उन्हें बोलते हैं एलोट्रॉप। क्या नाम देते हैं, एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स जो होते हैं इनकी, क्योंकि कार्बन से ही मिलकर बने हुए होते हैं, एलोट्रॉप जो होते हैं कार्बन के कंपाउंड होते हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टी तो कार्बन की ही शो करेंगे। तो कहते हैं कि जो भी एलोट्रॉप्स होते हैं वो अपने
जो पेरेंट एलिमेंट है जिसके कि वो एलोट्रोप्स कहे जा रहे हैं, वो उसी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, सारे के सारे क्या चीज, एलोट्रोप्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज एक ही एलिमेंट के जो एलोट्रोप्स होते हैं उनकी सेम होती है। तो डिफरेंस कहां क्रिएट होता है, डिफरेंस होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में। किसमें, फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्रिएट होता है। क्यों क्रिएट हो जाता है, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाता है, उनके बीच लगने वाले इंटरेक्शन फोर्स अलग अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी नहीं रह जाएंगी। जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट कुछ और हो सकता है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में कुछ चेंज हो सकता है, हीटिंग इफेक्ट में चेंज हो सकता है, बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहले इस पर आते हैं, वेरियस फिजिकल फॉर्म इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट आर कॉल्ड एलोट्रोप्स ऑफ दैट एलिमेंट। तो यह जरूर ध्यान रखना है कि एलोट्रोप्स की डेफिनेशन क्या आई निकल के, एलोट्रोप्स की डेफिनेशन आई कि किसी एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स जो एग्जिस्ट करती हैं उसके कंपाउंड्स की, और उनका केमिकल फॉर्मूला सेम अगर है तो वो सब क्या कहे जाएंगे, एलोट्रोप्स। वेरियस फिजिकल फॉर्म इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट आर कॉल्ड एलोट्रोप्स। यहां तो कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, ठीक है। फिर डिफरेंट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट दैट हैज सेम केमिकल फॉर्मूला। देख लो, ढंग से समझ लो, क्या है, सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट इन फिजिकल प्रॉपर्टी। यहां डिफरेंट आएगा, ये फ्रेंड लिखा हुआ है, डिफरेंट। तो डिफरेंट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ऐसों को हम क्या नाम देते हैं, एलोट्रोप्स का नाम देते हैं। क्लियर। अब आती है टाइप्स ऑफ एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, कि कार्बन के एलोट्रोप्स कैसे होते हैं सर, क्या नाम है उनके। तो कार्बन के एलोट्रोप्स बहुत बहुत फेमस एलोट्रोप्स होते हैं। एक तो इतना फेमस होता है कि उसकी कोई कॉस्ट ही नहीं लगा पाता, आदमी परचेज करना चाहती हैं लेडीज है विशेषकर, मगर वो भी 10 बार सोचती हैं उसको परचेज करने से पहले, जिसका नाम होता है डायमंड, जिसे हीरा बोलते हैं जनरली तौर पर। तो देखो कितने हैं, 3 टाइप्स के एलोट्रोप्स हैं। कितने टाइप्स के हैं, 3 टाइप्स के एलोट्रोप्स हैं, किसके, कार्बन के। पहला क्या है, फर्स्ट है डायमंड। फर्स्ट एलोट्रोप कौन सा है, डायमंड। सेकंड एलोट्रोप कौन सा है, ग्रेफाइट। कौन सा है, ग्रेफाइट। और ये तो थर्ड नंबर का एलोट्रोप्स है, ये कोई खास ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे में थोड़ा बहुत बता दूंगा फिर भी, बट यही 2 मेन एलोट्रोप्स कार्बन के होते हैं। थर्ड है फ्लोरीन। तो हमें सबसे पहले किसको सीखना है, डायमंड को। डायमंड को हम सबसे पहले सीखेंगे। एक चीज फर्दर रिमाइंड करा रहा हूं, जिन बच्चों ने इसको सब्सक्राइब कर रखा है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपके पास मैसेज पहुंचे करेगा कि क्लास किस समय लेक्चर है अगला, या किस समय इसका वीडियो पढ़ने वाला है आप लोगों के लिए। पहली चीज। दूसरी चीज, जिनके दिमाग में ये डर बैठा हुआ है कि अरे हमारा एग्जाम में क्या होगा, हमारी तैयारी नहीं है, हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, जिस तरह से कराता जाऊं समझते चले जाओ, समझ में ना आए, कहीं कोई डाउट रह जाए, कमेंट्स में लिख दो कि इसका क्या एक्सप्लेनेशन है, हमें थोड़ा कंफ्यूजन है, एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा से उस चीज को, ठीक है। सफिशिएंट टाइम है, 75 डेज में कंप्लीट कोर्स कराऊंगा आपका क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम के लिए। बेफिक्र रहो, बस उस तरीके से तैयारी करते जाओ जैसे जैसे मैं करा रहा हूं। तो अब हम आते हैं डायमंड पर। किस पर आ रहे हैं, डायमंड पर। देखो, जो कोवेलेंट कंपाउंड हमारा होता है या कोवेलेंट बॉन्ड हमारा फॉर्म होता है, वह हमेशा ध्यान रखो, कार्बन जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। क्यों फॉर्म करता है, क्योंकि कार्बन का जो साइज है अदर जो उसके नीचे एलिमेंट्स है उनसे बहुत छोटा होता है, तो जिसकी वजह से जिसका साइज छोटा होता है उसका बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्गर बनता है। और कार्बन तो कितने बना रहा है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, 4 कंपाउंड वो दूसरे अदर एलिमेंट्स के साथ में अपने आप को रिजिडली टाइटली बाउंड कर लेता है।
तो हमारा इसके अंदर किसमें, डायमंड में, डायमंड का स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे कि ये कार्बन था, ये 4 कॉर्नर्स होते हैं, टेट्राहेड्रन कॉर्नर्स बोलते हैं इनको, टेट्राहेड्रन। तो यहां पर एक दूसरा कार्बन आएगा, यहां भी दूसरा कार्बन, यहां भी अदर कार्बन, यहां भी अदर कार्बन। वही कैटिनेशन की वजह से हो रहा है। देखो फिर बताऊं, कैटिनेशन वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर। इसके बाद ये कार्बन फर्दर अपना वही तमाशा करेगा। एक तो ये बन गई, अब इधर कोई 4 आकर लगेंगे, ये फर्दर अपनी करेगा, और ये रुकता नहीं है कहीं पर भी, कहीं पर नहीं रुकेगा, ये चलता रहेगा। बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनकर तैयार होता है, बहुत सारे मतलब इसके अंदर कार्बन के एलिमेंट्स अवेलेबल होते हैं। तो जब इतने रिजिडली ये बाउंड हो जाता है तो कि सर इससे क्या फर्क पड़ जाता है, इससे फर्क ये पड़ जाता है कि जो हमारा डायमंड होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हार्ड हो जाता है, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। कहते हैं कि दिस इज द हार्डेस्ट एलिमेंट इन द वर्ल्ड, इससे ज्यादा हार्ड नहीं है कोई भी। डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। कैसा है ये, हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इसकी वजह से इसके बहुत सी जगह यूज होते हैं। कहां यूज होते हैं, जहां पर कि कोई नाइफ बनाना हो या कुछ हो, और हमें मालूम है कि उस जगह पर जो आयरन का नाइफ होता है, चाकू होता है, कि वो नुकसान दे सकता है मेटल की वजह से, तो हम इसका नाइफ बनाकर यूज करते हैं। कटर इसके बनाए जाते हैं, क्योंकि इसको बहुत ही ज्यादा हार्ड और बहुत शार्प कट लगाने के लिए डायमंड के कटर तक बनाए जाते हैं। उसके बाद डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यह इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करता है। अरे करेगा कहां से, सारे के सारे तो आपस में कोवैलेंटली बंधे हुए हैं। जबकि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करने के लिए किन 2 चीजों की नेसेसरी नीड होती है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। किसी के पास भी कोई भी कंपाउंड अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा तो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होना मस्ट है। और एक प्रॉपर्टी और है कि कोई भी कंपाउंड कब इलेक्ट्रिसिटी शो कर सकता है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तब भी, वो आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, कमेंट्स में लिख के बताना अगर आप उस दूसरी प्रॉपर्टी को जानते हैं कि सर दूसरी प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए किसी भी कंपाउंड के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए। फर्दर रिवाइंड करा रहा हूं, दूसरी प्रॉपर्टी आपको बतानी है, एक लाइन का कॉमेंट लिख के जरूर डालना। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। भाई ये कार्बन ले लो, चलो इसी को उठा लो, इस कार्बन को, इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 4, चारों के चारों इन्वॉल्व में बॉन्डिंग में। जब चारों के चारों बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए कहां से लाएगा वो इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों पॉइंट्स हो गए। अब आ जाओ, देखो थर्ड पॉइंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शाइनिंग होती है इसके पास, ब्रिलियंस होती है, बहुत ज्यादा चमकीला होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है एकदम। क्यों इतना चमकीला होता है, और इस चमक की वजह से ही लेडीज इसको खरीदती हैं, क्योंकि जो उनकी ज्वेलरी होती है जब इनको फिट कर दिया जाता है तो जरा सी इन पर लाइट पड़ती है तो ऐसे झलझलाते हैं, बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन देते हैं। ये कौन से बेस पे इनका रिफ्लेक्शन होता है, इस चीज को तुम नेक्स्ट क्लास 11 के 12 के अंदर पूरा डीपली एक्सप्लेन किया जाता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक कॉन्सेप्ट होता है, वह इसके अंदर यूज होता है। ठीक है, अभी आपकी क्लास में नहीं है, अभी बस इसको ध्यान रखना है। सुपर एकदम से रिफ्लेक्शन वाला होता है ये। उसके बाद कलरलेस होता है और ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है। बिल्कुल इसका अपना कोई कलर नहीं होता, जैसे कलर की लाइट पड़ती है वैसे को ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। भाई मेल्ट हो ही कहां से, इतनी ज्यादा इसकी वो है स्ट्रेंथ बॉन्डिंग के अंदर कि वो साइड में मेल्ट नहीं होने देता इसको। इतने सारे बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए बहुत लॉट ऑफ एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, तब जाकर वो मेल्ट होगा। इसलिए कहते हैं कि इसका हमारा मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। इसी के साथ डेंसिटी का मैंने शायद इसमें लिखना ध्यान नहीं रहा, इसकी डेंसिटी भी बहुत ज्यादा हाई होती है। क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट बॉन्डिंग हो रही होती है इसमें, एक दूसरे से बिल्कुल रिजिडली बाउंड होते हैं, नियर बाई होकर, तो हमारी इसकी डेंसिटी भी बहुत हाई होती है। तो समझ में आया डायमंड का स्ट्रक्चर। यहां पर बना पाना इतना आसान नहीं है एक्चुअल में। ये एक कार्बन के साथ 4, उसके साथ 4, उसके साथ बहुत बड़ा इसका स्ट्रक्चर बनता है। एनसीईआरटी की बुक के अंदर देख लेना, दिया हुआ है। यह जो डायमंड यहां आपको नजर आ रहा है, ये वाला डायमंड, एक्चुअल में डायमंड इस तरीके का होता नहीं है जब वो हम उसे रॉ मटेरियल के फॉर्म में लेकर आते हैं। इसको बाद में जो इसके
एक्सपर्ट पर्सन होते हैं वो इसको कट लगाते हैं जहां तहां से, इसको में शाइनिंग क्रिएट करते हैं, और जब वो कट लग जाते हैं तब फिर ये अपना असली रोल प्ले करके दिखाता है। इसीलिए ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, क्योंकि जरा जरा सा एक एक डायमंड पीस को प्रिपेयर करने में, तैयार करने में बहुत समय लगता है। बहुत स्पेशल इसके आदमी जो इसके काम को करते हैं वो स्पेशल ट्रेंड होते हैं, हर के बस की नहीं होता है इसको करना। फिर ये हमारी शाइनिंग, अगर देख रहे हो गौर से तो यहाँ ये सब कट पट पट कट कट के निशान नजर आ रहे होंगे, ये होते नहीं, क्रिएट किए जाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड, डायमंड की केमिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है? तो देखो डायमंड की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। एक्चुअल में जो डायमंड होता है वो बना हुआ तो कार्बन से है। अब जब कार्बन से बना हुआ, अगर उसे ऑक्सीजन की एक्सिस के अंदर कार्बन को बर्न कर दो तो क्या बनेगा? CO2। और अगर सिर्फ कार्बन था तो कार्बन तो पूरा का पूरा टाटा हो जाएगा, जल जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं if we burn diamond in oxygen then only oxygen gas then his shows diamond is made up of the carbon। थोड़ी सी लिखने में शायद यहां पर मिस्टेक हुई है, ध्यान रखना जो बता रहा हूं। जैसे कि हम किसी भी डायमंड को जब ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो उस बर्न होने में पूरी की पूरी CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, और वहां पर कार्बन, डायमंड क्योंकि कार्बन का एक फॉर्म है, वहां कोई कार्बन, कोई डायमंड नाम की चीज नहीं बचती है, जिससे हमें यह पता चलता था कि डायमंड जो है प्योर कार्बन की फॉर्म थी। ये डायमंड इज मेड अप ऑफ कार्बन, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड एंड नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड। केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है, इसके अलावा वहां कुछ भी नहीं बचा रह जाता। ये इस बात का सिंबल था कि डायमंड में से कार्बन आया, बाहर से ऑक्सीजन आई, दोनों ने रिएक्ट करा और क्या बना लिया? CO2, जिसे हम बर्निंग भी नाम देंगे, बर्निंग ऑफ कार्बन या बर्निंग ऑफ डायमंड। अब कहानी है कि स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका डायमंड का। स्ट्रक्चर वही है जो मैंने अभी बताया था। जैसे कि मान लो ये जो है ये कार्बन एटम है, क्या है? कार्बन एटम। और इस कार्बन एटम पर ये भी कार्बन लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? ये भी कार्बन लगे हुए हैं। अब ऐसा ही इस कार्बन के साथ फर्दर, भाई एक इलेक्ट्रॉन तो इस वाले के साथ बन गया, अब इसके अभी 3 इलेक्ट्रॉन हो बचे रह गए, तो यहां पर कोई दूसरा कार्बन आ जाएगा। इस तरह से ये 3 डायमेंशनल फिगर बनकर तैयार होता है, बहुत बड़ा, जो कि यहां बना पाना ऐसा संभव नहीं होता इसका। ठीक है। और इसकी शेप कैसी? ये जो होता है ये टेट्राहेड्रन बोलते हैं इसको, जब बन जाएगा पूरा कंपाउंड। इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू द 4 अदर कार्बन एटम फॉर्मिंग ए रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। कैसा? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाकर तैयार करता है। 4 कार्बन एटम अटैच डायरेक्टली टू द सेंट्रल कार्बन एटम। सेंट्रल कौन सा है? ये है सेंट्रल। Are exist at the corner of regular tetrahedron. Hence, due to the regular and symmetrical arrangement of carbon atom, diamonds is hardest substance. Diamonds also have very high mass density. जिसे मैं पीछे बता रहा था, यहां इसका मतलब मैंने लिख दी थी, इसकी मास डेंसिटी भी बहुत हाई होती है। क्यों? ड्यू टू द कॉम्पैक्ट पैकिंग ऑफ कार्बन एटम इन द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। ठीक है। इसमें अगर कहीं कोई डाउट रह रहा हो तो पूछ जरूर लेना कमेंट्स करके। फिर एक बार मैं बता दे रहा हूं, एक कार्बन एटम होता है, 4 कार्बन उसके साथ आते हैं बॉन्डिंग करने के लिए, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। फिर जो वो 4 कार्बन एटम है उनके साथ भी इंडिविजुअली 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम आएंगे। ईच कार्बन एटम will combine with the 4 other carbon atoms, like these carbon atoms। अब ये फर्दर 4 के साथ करेंगे, तो इस तरीके से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर इसका जनरेट होकर तैयार होता है। क्लियर यहां तक? अब कहानी आती है, ये ग्रेफाइट क्या होता है?
देखो ग्रेफाइट क्या होता है। ग्रेफाइट भी हमारा कार्बन का ही एलोट्रोप है, बट ग्रेफाइट डायमंड की बराबर हार्ड नहीं होता है, उसकी बराबर डेंसिटी नहीं होती है इसकी, बल्कि ये जो एग्जिस्ट करता है ये लेयर्स में एग्जिस्ट करता है। लेयर जैसे कि हमारे घर में रोटी बनती है खाने की, चपाती जिसको हम बोलते हैं, एक चपाती के ऊपर दूसरी चपाती, तीसरी चपाती, चौथी चपाती, और उनके बीच में जो हम घी लगा देते हैं, ठीक है, मक्खन, तो उनमें हल्का सा स्लिपरीपन आ जाता है। सेम कहानी यहां होती है ग्रेफाइट के अंदर। ग्रेफाइट के अंदर चपाती को तुम रिप्लेस कर दो ग्रेफाइट की लेयर से। किससे रिप्लेस कर दो? ग्रेफाइट की लेयर्स से। और जिसको मैं मक्खन बोल रहा हूं, बीच में जो घी लगा होता है, वहां एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है इनका, जो कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है, वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। यही कारण है कहते हैं कि ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ये जो लेयर्स हैं जिन्हें मैं चपाती से कंपैरिजन कर रहा हूं, ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं? स्लिप करती हैं। यही कारण होता है कि ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। जो लेड पेंसिल आती है, बच्चे लिखते हैं उससे, लकड़ी वाली पेंसिल जिसको बोलते हैं, उसके अंदर इसका यूज होता है। साथ ही यह काफी अच्छा लुब्रिकेंट का यूज भी करता है। तो जहां कहीं पर हमारे मोबिल ऑयल वगैरह इतने ज्यादा यूज नहीं हो पाते हैं ड्यू टू द हाई टेम्परेचर, वहां पर हम किसका यूज करते हैं? पाउडर ग्रेफाइट का यूज करते हैं। क्यों? एज ए लुब्रिकेंट, स्लिपरी नेचर होता है इसका। आते हैं, देखो, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई। मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई रहेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या बने हुए हैं? सिंगल बॉन्ड्स बने हुए हैं। जो लेयर है वो तो सिंगल बॉन्ड के द्वारा बनी हुई है, तो वो कैसे मेल्ट होंगी? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का एक गुड कंडक्टर होता है। क्यों गुड कंडक्टर होता है? वह चीज मैंने अभी आपको बताई थी, फिर एक बार हल्की सी बता दे रहा हूं। ये इस टाइप से मान लो, यहां कोई कार्बन है और इसकी ही ये बन गया, इसी तरह से ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, और यह बन जाएगा, ये एक पूरी लेयर बन जाती है। और इसके नीचे फिर दूसरी लेयर होती है रखी हुई ऐसी ही, और दो लेयर्स आपस में एक बहुत ही वीक फोर्स होता है जिसे कि हम नाम देते हैं वीक वंडरवाल फोर्स। उसके द्वारा ये दोनों लेयर्स आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइंट रहती हैं। बहुत ही माइन्यूट सा फोर्स होता है, यही कारण है कि ये स्लिप करती रहती हैं लेयर। और इस कार्बन की अगर बात करो, देखो कोई सा ये कार्बन उठा लो, चलो ये उठा लिया हमने। यह जो कार्बन है, इस कार्बन के एक तो इस बॉन्ड में इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया, ये वाला बॉन्ड बनाया, एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, यह बॉन्ड बनाया, एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया। 3 इलेक्ट्रॉन तो इसके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गए। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास अभी भी बचा रह गया वैलेंस शेल में, क्योंकि 4 होते हैं ना, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास अभी भी बचा रह गया। और वही जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने में काम देता है। ये पाउडर होगा, यहां पर गलत लिखा है मुझसे, पाउडर ग्रेफाइट इज यूज्ड एट लुब्रिकेंट। जो हमारा पाउडर ग्रेफाइट होता है उसको हम लुब्रिकेंट की तरह भी यूज करते हैं ऑयल की जगह कभी कभी। क्यों? क्योंकि जहां बहुत हाई टेम्परेचर हो जाए वहां पर ऑयल इतना अच्छा वर्क नहीं कर पाते हैं, तो इसके लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी की वजह से ग्रेफाइट के हम लुब्रिकेंट की तरह इसको यूज कर लेते हैं। मगर फिर एक बार रिमाइंड करा रहा हूं कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों हो गया ये, जबकि कार्बन का एलोट्रोप है बनी हुआ है कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा। क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड एक लेयर के अंदर है और दूसरी लेयर में भी है, मगर इन 2 लेयर के बीच में एक माइन्यूट सा गैप रहता है, उसमें कोई स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड नहीं था। वहां पे क्या था? हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड था। ये जो इसका सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा रह गया, तो वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने में काम करता है। आगे समझ में? ठीक, एक क्वेश्चन पूछूंगा इसमें से, अभी तैयार रहना अपने दिमाग को करके। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज जैसा अभी बताया था मैंने कि जो
सेम एलिमेंट से बने हुए कंपाउंड होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी उसी ही एलिमेंट की होती है। तो ग्रेफाइट या डायमंड दोनों के दोनों एक सी प्रॉपर्टी शो करते हैं। कौन सी? केमिकल। यह चीज जरूर ध्यान रखना है कि क्या प्रूफ मिलेगा कि ये ओनली कार्बन था। ऑक्सीजन के साथ इसको बर्न करा दो, कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ बर्न होकर CO2 बन के गायब हो जाएगा। ये इस बात का प्रूफ था कि यह प्योर किससे बना हुआ था? कार्बन से। यह हमारा स्ट्रक्चर है किसका? ग्रेफाइट का। देखो यहां पर दिखाई है, ये सारी क्या है? ये रिंग होती है, ठीक है ना? 6 मेंबर्ड रिंग बनी हुई दिख रही है ये। और यह जो रिंग है ये ग्रेफाइट की रिंग होती हैं, और ये सारी रिंग एक दूसरे के साथ लॉक्ड होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। अब यह जो एक लेयर बन गई, ये वर्टिकल नजर आ रही है आपको, ये मान लो ये कोई हॉरिजॉन्टल लेयर है, उसी के नीचे एक दूसरी लेयर होगी, उसके नीचे एक तीसरी होगी, फिर उसके नीचे एक चौथी, इस तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेयर्स होती हैं। और उन लेयर के बीच बहुत माइन्यूट सा गैप होता है। हम जब एग्जाम्पल के तौर पर सीखते हैं, किसी को सिखाते हैं, तो थोड़ा गैप दिखाते हैं बना के। एक्चुअल में इतना गैप नहीं होता है, माइक्रो उसके जो भी इसकी रीडिंग होगी उस रीडिंग में इसकी माइक्रो लेवल पर रीडिंग होती है, वो बिल्कुल माइन्यूट सा गैप इसके बीच में होता है, जहां पर कि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर देता है। और कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है? वो 7th नंबर का इलेक्ट्रॉन होता है, ध्यान रखना। 7th का मतलब अगर अकेले की बात करें तो 4th नंबर का। जैसे कि ये कार्बन है, एक इलेक्ट्रॉन तो इधर चला गया इसका बॉन्डिंग में, कितना? एक बॉन्ड इसने ये बना दिया तो एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, एक बॉन्ड इसने ये फॉर्म कर लिया तो एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, 3 इलेक्ट्रॉन इसके कामयाब हो गए। अरे भाई इसके पास अभी 4th नंबर का इलेक्ट्रॉन भी तो बचा हुआ है, क्योंकि बैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन है यही रेस्पॉन्सिबल होता है इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए। आगे ढंग से समझ में? चलो अब आपके दिमाग का बैंड बाजा बजाता हूं। 2 क्वेश्चंस आज आपके लिए हो रहे हैं। एक तो वही जब मैंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट करेगा कोई भी, भाई फ्री इलेक्ट्रॉन है, और या अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है, वो आप लोगों को बताना है। दूसरी चीज, इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4। कितने थे? मैं यहां लिखे दे रहा हूं, 4। एक यहां से इसने ले लिया, एक यहां से ले लिया, एक यहां से ले लिया, 3 इलेक्ट्रॉन इसने और ले लिए बॉन्डिंग के द्वारा, कोवैलेंट बॉन्डिंग के द्वारा। तो कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए? 7। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? भाई नोबल गैस क्या बोलती है, या तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तभी स्टेबिलिटी आती है, अदरवाइज स्टेबिलिटी नहीं आती है। तो क्या ये स्टेबल हो गया 7 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ? आंसर इज यस या नो। ये तुम्हें लिख के बताना है कमेंट में। और यदि स्टेबल नहीं हुआ है तो कैसे स्टेबल होगा भी, यह क्वेश्चंस आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि इसकी तरफ बच्चे कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। क्वेश्चंस मैंने पुट अप कर दिया आपके लिए, ठीक है? आंसर करने की कोशिश करना, नहीं आएगा लिख के बोलना, सर आप ही एक्सप्लेन करो। हर चीज को एक्सप्लेन करूंगा, सारा बताऊंगा कैसे स्टेबिलिटी ये गेन कर लेता है 7 इलेक्ट्रॉन के होते हुए भी। एक चीज फर्दर रिमाइंड करा रहा हूं, जिन बच्चों ने इसको सब्सक्राइब किया है बहुत अच्छी बात, जिन्होंने नहीं किया है वह कर लो सब्सक्राइब, और कमेंट में लिखा जरूर करो कुछ ना कुछ, जिसको जहां पर डाउट्स आ रहा है, कोई चीज चाहते हो कि इसे और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर दो, कहीं फास्ट नजर आ रहा हो कि सर जरा से स्लो हो जाया करो, वहां स्लो एक्सप्लेन कर दिया करूंगा, क्योंकि जब तक बताओगे नहीं मुझे क्या पता चलेगा आपको कहां डाउट्स आ रहे हैं बाद में। पहली चीज। दूसरी चीज, इसकी जो अगली क्लास होने वाली है हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट होगा, सुपर सुपर डुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी इस चैप्टर की। वह भूल कर भी उसको मिस मत कर देना। पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे चलती है 11th 12th IIT के लिए, नीट के लिए प्रिपरेशन करोगे, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये जो अगला वाला टर्न आने वाला है उसी पर डिपेंड होती है। वो समझ लो बेसमेंट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो उसको मिस मत कर देना। प्रयास रहेगा बहुत जल्द वो लेक्चर पड़ जाएगा, मे भी पॉसिबल 1 या 2 दिन के अंदर अंदर लेक्चर आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।